अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट थ्रू जावा का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने इसके जो पहले 5 लेक्चर्स थे वो रीड किए थे और उसमें जो भी प्रैक्टिकल हमारा काम आया था वो भी हम लोगों ने थ्रू प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। उम्मीद करता हूँ कि उसकी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 में रीड करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में भी तो कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली काम देखा था कंस्ट्रक्टर्स पे, तो आज मज़ीद हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हमारे जावा जो है जावा लैंग्वेज है वो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। और देन हम लोग देखेंगे पासिंग द ऑब्जेक्ट्स टू ए मेथड। अच्छा, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर कि किस तरीके से हम लोग एक मेथड को एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सी और सी प्लस प्लस के अंदर मेथड्स या फंक्शंस बनाते होंगे, वहाँ आप लोग जो पास करते थे पैरामीटर, उन पैरामीटर्स में या तो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ होती थी या फ्लोट टाइप या स्ट्रिंग टाइप। बट यहाँ पे आप लोग जावा के अंदर मेथड्स में अपने जो पैरामीटर होते हैं उनकी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से जावा के अंदर मेथड्स के जो पैरामीटर होते हैं वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पास कर सकते हैं। देन हम लोग देखेंगे द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो भी यूज़र होगा वो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ टाइम होती है वो कितनी होती है, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कब तक मेमोरी में रहता है। देन हम लोग देखेंगे कॉलिंग ए कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि जावा के अंदर हम लोग किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। हालांकि हम लोग अपने जावा के अंदर या सी के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर मेथड्स को तो कॉल करते हैं मेन फंक्शन में जाके। ठीक हो गया। अगर बात करें जावा लैंग्वेज की तो डिपेंड करता है वो मेथड किस टाइप का है, क्या वो स्टैटिक टाइप का है या वो नॉन स्टैटिक टाइप का है। बट यहाँ पे हम लोग जावा के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा एक होगा और उसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके एक जो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ होंगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देंगे। देन लास्ट पे देखेंगे गार्बेज कलेक्टर के बारे में। ये भी हम लोगों ने कुछ लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था कि गार्बेज कलेक्टर्स या गार्बेज कलेक्शंस क्या होते हैं। तो इस पे आज हम लोग थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे थ्रू प्रैक्टिकल। सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्या होता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? स्पेशल कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर। कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते एंड नो स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी, और ना ही कोई स्टेटमेंट होती है उसकी बॉडी के अंदर। इसको हम लोग नाम देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद है इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर, कि अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यूज़ टू इनिशियलाइज्ड, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसको हम यूज़ करते हैं ताकि इनिशियलाइज़ कर सकें मेंबर्स को विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। के हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स या डेटा मेंबर्स बनाए होंगे उनकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी, अगर उसको हम लोगों ने मेन के अंदर आके दोबारा से इनिशियलाइजेशन करनी है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। कॉल्ड ईच टाइम, कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा कॉल हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ये हम लोगों ने थ्रू प्रैक्टिकल देखा था लेक्चर नंबर 5 में कि किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग और व्हेन वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। नीचे एग्जांपल है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। जैसा कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था एक क्लास क्रिएट की थी, देन हम लोगों ने मेन मेथड में आके हम लोगों ने जब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यानी कि ये बॉक्स की क्लास है तो बॉक्स की क्लास का नेम आता है और उसके बाद क्लास का नेम के बाद ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, यानी इसने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है बॉक्स 1 इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आता है, उसके बाद दोबारा से क्लास का नेम। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पे
जब भी हम लोगों ने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो ये बॉक्स लिखा हुआ है ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर, बट जो कंपाइलर था उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको कॉल भी कर दिया। तो ये लाइन क्या करेगी, विल कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द हाइट कलर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसमें नल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो जब भी हम लोग बॉक्स वन डॉट कलर या बॉक्स वन डॉट हाइट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखेंगे तो हमें हाइट में भी नल मिलेगा और कलर के अंदर भी नल मिलेगा, बिकॉज ये दोनों इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कि हम लोग जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है इसको यूज़ करके उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, और वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक हो गया। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है यूज़ टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हम लोग जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ सेम क्लास, बट जिन ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से होने चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग उनको आपस में कॉपी नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स बना के उनको आपस में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू सेकंड ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके कॉपी कर सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। इसने यहाँ पे एक क्लास ली है, तो मैं भी यूज़ करूँगा दोबारा से नेटबीन्स। तो मेरी अगर क्लास में बात करूँ तो लेट्स सपोज के मेरी क्लास का नाम है डेमो। डेमो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं डबल ओ के नाम से डेमो ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरी मेन क्लास जो कि डेमो क्लास है। ठीक हो गया। यानी कि जब भी हम लोग नेटबीन्स यूज़ करते हैं, या सॉरी जब भी हम लोग यूज़ करेंगे अपने जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे तो हमें एक अपनी मेन क्लास चाहिए होती है। ठीक हो गया। जिसको यूज़ करके हम लोग अपने मेन मेथड में एंटर होते हैं, और दूसरी क्लास जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। तो उसने क्लास क्रिएट की थी बॉक्स के नाम से, तो मैं भी ये क्लास बनाता हूँ बॉक्स के नाम से। और उसके बाद इसकी बॉडी में आकर उसने क्या किया है कि दो डेटा मेंबर्स हैं या दो फील्ड्स हैं, या आप कहें कि दो वेरिएबल्स हैं, एक हाइट के नाम से और दूसरा कलर के नाम से। जो हाइट है वो डबल टाइप की है, और उसके बाद जो कलर है वो स्ट्रिंग टाइप का कलर है स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम लोग स्ट्रिंग को जो ऐसे वो कैपिटल क्यों लिखते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है यहाँ जावा के अंदर। ठीक हो गया। और फिर उस क्लास के बाहर आके उसने क्या किया कि मेन क्लास में पहुँचा है और वहाँ जाके उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पहला ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने करना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ होंगी उसको, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो हम लोगों ने दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। ठीक हो गया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है तो मुझे ज़ाहिर सी बात है दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो एक पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट उसने किया हुआ है मेन क्लास में पहुंचा है वो, और हमेशा बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या मेथड कॉल होते हैं हमेशा मेन क्लास में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है हमेशा क्लास का नेम आता है, उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट का नेम मीन्स कि उसने एक ऑब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ अपना बॉक्स वन, तो मैं सेम बॉक्स वन के नाम से पहला ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, देन दोबारा क्लास का नेम। तो ये मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी मैंने क्या करना है कि उसके जो डेटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज़ असाइन करनी है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा और इन हाइट और कलर के अंदर उसने वैल्यू असाइन किया। तो मैं भी यही कर लेता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा बॉक्स वन डॉट कलर, और कलर सपोज करें मैं लिखता हूँ रेड, और उसके बाद बॉक्स वन डॉट हाइट सपोज करें मैं लिखता हूँ 3.5, सॉरी
हाइट इज़ इक्वल टू 3.5। अच्छा, अभी मैंने क्या किया कि इसके जो डेटा मेंबर्स थे इस बॉक्स क्लास के, इसको इन दोनों को वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट के ये हम लोगों ने तरीका पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी क्लास के जो डेटा मेंबर होते हैं उसको हम लोग वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। 2 से 4 तरीके पढ़े थे। एक सिंपल वे होता है कि आप यहीं पे इसको इनिशियलाइज़ कर दें डेटा मेंबर्स को, और एक तरीका ये होता है कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डॉट के ऑपरेटर को यूज़ करके आप लोग उसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि जो पहला ऑब्जेक्ट था इसको कॉपी करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। बट हम लोगों ने ये पढ़ा है बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ सेम क्लास, बट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम क्लास के होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अब मुझे दोबारा से इस बॉक्स वाली क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैं कहता हूँ दोबारा से उसी क्लास को यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे उसी क्लास का ही एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये मैंने क्या किया, इस लाइन से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसी बॉक्स क्लास का। तो मुझे अभी करना क्या है कि जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था इसको मैंने कॉपी करना है अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक हो गया। अब ये बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं इसको हम, रीज़न क्या है कि एक ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या बना, इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर लेते हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं बॉक्स 1 को, यानी कि उसकी जो जो भी मेंबर्स हैं या उसकी जो वैल्यूज़ हैं, तो बॉक्स 1 को मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा या कॉपी करूँगा इसको किसके अंदर, बॉक्स 2 के अंदर। ठीक हो गया। अब इस लाइन से क्या होना है, बिकॉज प्रोग्रामिंग हमेशा राइट से लेफ़्ट आती है जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, तो राइट साइड पे है बॉक्स 1, इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया किसके साथ, बॉक्स 2, यानी कि जो भी बॉक्स 1 में है, यानी कि बॉक्स 1 क्या है, यहाँ पे मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कॉपी कर दिया बॉक्स 2 दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक हो गया। अभी अगर आप लोग इसको देखें तो सेम कि बॉक्स 1 उसने कॉपी किया अपने बॉक्स 2 में, तो ये क्या हो रहा है, कॉपीइंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू सेकंड ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। के कंस्ट्रक्टर बनेंगे तो ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप लोग आउटपुट देखना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ बॉक्स 2 डॉट कलर, तो क्या मुझे ये कलर मिलेगा आउटपुट में, रेड। हालांकि जो रेड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, बॉक्स 1 डॉट कलर के अंदर, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपने कलर के अंदर इनिशियलाइजेशन की हुई है, और सेम लाइक आपने पहले ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हाइट में वैल्यू रखी हुई है। बट आप लोग अगर आउटपुट देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर बॉक्स 2 डॉट कलर की वैल्यू आउटपुट में शो करना चाहिए। हालांकि बॉक्स 2 को यूज़ करके मैंने ना तो कलर को वैल्यू असाइन की थी और ना ही हाइट को, वो तो पड़ी हुई है बॉक्स 1 के अंदर, और यहाँ भी किस में पड़ी है, बॉक्स 1 में। बट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बॉक्स 2 को यूज़ करके कलर की वैल्यू आउटपुट में शो करना चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि कलर मुझे मिलता है या नहीं। तो मैं कहूँगा कलर इज़ इक्वल टू कंकैटिनेट और ये, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं अगर हाइट को आउटपुट में शो करना चाहता हूँ तो क्या मैं हाइट को आउटपुट में शो कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो हाइट इज़ इक्वल टू बॉक्स 2 को ही मैं यूज़ करूँगा डॉट हाइट। हालांकि जो हाइट और कलर है वो कहाँ पड़े हुए थे, बॉक्स 1 के अंदर। ठीक हो गया। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, कलर इज़ इक्वल टू रेड एंड हाइट इज़ इक्वल टू 3.5। लेट्स सी। ओके, तो मुझे आउटपुट मिल चुकी है, कलर इज़ इक्वल टू रेड एंड हाइट इज़ इक्वल टू 3.5। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि बिकॉज मैंने बॉक्स 1 को यूज़ करके कलर और हाइट को वैल्यू असाइन की थी, बट मैंने जो आउटपुट लिया वो बॉक्स 2 को यूज़ करके की है। अब ये दोनों जो फंक्शंस थे ये मैंने कैसे परफॉर्म किए, वो इसलिए परफॉर्म हुए बिकॉज मैंने ये काम किया हुआ था कि मैंने बॉक्स 1 को कॉपी किया हुआ था बॉक्स 2 के अंदर, यानी कि जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था वो कॉपी हुआ था किसके अंदर, दूसरे ऑब्जेक्ट में। अगर ये मैं लाइन यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ, तो अगर मैं कमेंट्स करता हूँ तो दोबारा से अगर मैं ये कॉपी करूँगा, सॉरी,
तो इसको अगर मैं आउटपुट में शो करना चाहूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे कलर इज इक्वल टू नल एंड हाइट इज इक्वल टू 0.0। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न ये है कि कलर यहाँ पे जब मैंने बॉक्स 2 बनाया था तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। जब बॉक्स 2 बना तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हाइट की वैल्यू अभी मैंने कुछ असाइन नहीं की, बट मेमोरी में हाइट में नल पड़ा हुआ, सॉरी बिकॉज डबल टाइप का है तो हाइट जो होगी उसमें कुछ ना कुछ डबल टाइप की वैल्यू होगी और वो आ रही है 0.0, तो ये मेमोरी में पड़ा हुआ है। और कलर के अंदर अभी मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इसलिए यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? नल। तो मैंने जो आउटपुट शो की है वो मैंने यूज़ की है, आउटपुट शो की है बॉक्स 2 को यूज़ करके, और बॉक्स 2 को यूज़ करके मैंने ये वाला काम अभी परफॉर्म नहीं किया, इसलिए मुझे क्या मिल रहा है? एक में नल और दूसरे में 0.0। बट जब मैं पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहा था तभी मेरे पास आउटपुट ठीक आ रही थी। अब इससे क्या हुआ कि बॉक्स 1 यानी कि बॉक्स 1 डॉट कलर इज इक्वल टू रेड एंड बॉक्स 1 डॉट हाइट इज इक्वल टू 3.5। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया इसके अंदर, तो इससे क्या होगा? बॉक्स 1 डॉट कलर इज इक्वल टू रेड एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब है कि बॉक्स 2 को मैं यूज़ करके इन दोनों की वैल्यू आउटपुट में अब शो कर सकती, इसलिए मुझे अभी मिलेगा कलर जो है वो रेड और हाइट इज इक्वल टू 3.5। होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को भी कि किस तरीके से हम लोग कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। सॉरी ये ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कॉलिंग ए कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप लोग एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग एन अदर कंस्ट्रक्टर। हालांकि हम लोग जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल कब करते हैं? जब भी हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे बाय यूजिंग एन अदर कंस्ट्रक्टर। इसमें जो यूज़ करना है वो आप लोगों ने दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड एज मेथड नेम, कि जब भी आप लोगों ने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा फ्रॉम एन अदर कंस्ट्रक्टर तो आप लोगों ने वहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज़ करना है। तो दिस का कीवर्ड आप लोग कैसे यूज़ करेंगे? जब भी आप लोग उसने कहा है कि जो दिस का कीवर्ड होता है इसको आप यूज़ करते हैं एज ए मेथड नेम, कि ये भी आपका एक तरह का मेथड ही होता है। तो अगर आप लोग ये डेफिनेशन देखें तो जिसका कीवर्ड एंड देन ब्रैकेट्स में कोई आर्गुमेंट्स या पैरामीटर पास नहीं हुए, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं विदाउट आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ये भी एक मेथड है। तो जब भी आप लोगों ने दिस का कीवर्ड यूज़ करना है और जब भी आप लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होंगे फ्रॉम एन अदर कंस्ट्रक्टर तो आप लोगों ने इस दिस कीवर्ड को यूज़ करना है विदाउट आर्गुमेंट। ये क्या करेगा? ये जो दिस का कीवर्ड है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हुए, ये कॉल करेगा विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। ठीक हो गया। और जब भी आप लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, कोई पैरामीटर पास करेंगे, इसको आप लोग कब यूज़ करेंगे? जब भी आप लोगों ने विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। ठीक हो गया। तो जब भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है दूसरे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके तो आप लोगों ने क्या करना है कि दिस का कीवर्ड यूज़ करना है। अगर उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हुए तो वो आपके उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कि विदाउट आर्गुमेंट्स वाला है। और जब भी आप लोगों ने इस दिस कीवर्ड को यूज़ करना है जिसमें कोई पैरामीटर पास किए गए होंगे, ये आप लोग लाइन कब लिखेंगे? जब भी आप लोगों ने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा जो कि विद आर्गुमेंट होगा। एग्जांपल देखें इधर कि इसने एक क्लास ली है और उस क्लास के अंदर उसने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया और उसी क्लास में उसने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टर है ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और उसके बाद उसी क्लास के अंदर उसने तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है। तो उसने पहले कंस्ट्रक्टर में कुछ आउटपुट ली है और दूसरे कंस्ट्रक्टर में उसने ये लिखा हुआ है दिस का कीवर्ड। तो दिस का कीवर्ड विदाउट पैरामीटर हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब कॉलिंग विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इस दिस कीवर्ड को तब यूज़ करना है जब भी हम लोगों ने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा जो कि विदाउट पैरामीटर है।
उसके बाद उसी क्लास में उसने तीसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसमें उसने लिखा है दिस, और एक सिंगल वैल्यू है जो कि डबल टाइप की है। तो इस दिस कीवर्ड को जिसमें पैरामीटर होंगे ये हम लोगों ने कब लिखना होता है, जब भी हम लोगों ने अपने जो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करना होता है। इसको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से इसमें फंक्शंस या जो दिस का कीवर्ड है वो क्यों यूज़ किया गया। लेट्स सी। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल स्किप करता हूँ यहाँ से, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसने भी ये क्लास ली थी और दो वेरिएबल लिए थे और उसमें उसने पहला कंस्ट्रक्टर कॉल बनाया था और उसमें उसने लिखा हुआ है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग भी इसी क्लास में आके अपनी बॉक्स वाली क्लास में इस बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा बनता है क्लास के नेम से, ये कंस्ट्रक्टर बनेगा और इसमें उसने लिखा हुआ है प्रॉब्लम है कि बॉक्स है और बॉक्स है। आई थिंक को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सॉरी ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस क्लास के बाहर आके इसको कॉल बनाने की कोशिश की है। तो जो हमेशा फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बनता है वो उसी की क्लास में बनेगा। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस क्लास के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। पहले मैंने जो ये कंस्ट्रक्टर था ये इस क्लास की बॉडी से बाहर बनाने की कोशिश की थी, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं लिखता हूँ यहाँ पे विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया, ये मेरा है विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिकॉज इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए गए। ओके, उसके बाद उसी क्लास में रह के उसने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसमें उसने एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। तो मैं भी सेम यही कंस्ट्रक्टर बना के देखता हूँ। ये मेरा पहला कंस्ट्रक्टर, ये मेरी क्लास की बॉडी, इसी के अंदर मुझे एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है बॉक्स, और इसमें उसने एक पैरामीटर पास किया। मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें उसने क्या किया, दिस का कीवर्ड यूज़ किया। इस दिस के कीवर्ड से क्या होगा, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं है, इसलिए जो दिस का कीवर्ड होगा वो कॉल करेगा विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को। तो इसकी बॉडी में दिस का कीवर्ड विदाउट पैरामीटर, अब ये क्या करेगा, मेरे विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। आई थिंक आप दिस का कीवर्ड का जो यूज़ है वो समझ रहे होंगे। तीसरा कंस्ट्रक्टर उसने बनाया है सेम, और इसमें उसने दो पैरामीटर पास किए हैं। एक डबल टाइप का है डबल एच, और उसमें उसने एक स्ट्रिंग और उसमें एक वेरिएबल। इसकी बॉडी में उसने दिस कीवर्ड यूज़ किया है और उसमें उसने एक वैल्यू पास की है। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग दिस का कीवर्ड जो है वो यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। दिस का कीवर्ड हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो मेरे कंस्ट्रक्टर हैं, अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर का नाम देखें, इस कंस्ट्रक्टर का नाम है बॉक्स। ठीक हो गया, और इसका नाम भी है बॉक्स और इसका भी नाम है बॉक्स। इसका मतलब है कि जो तीनों मेरे कंस्ट्रक्टर्स हैं, हम लोगों ने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक तरह के मेथड्स ही होते हैं। तो ये तीन मेथड होते हैं, बट मेथड्स का नेम तो सेम नहीं ना हो सकता। अगर आप लोग मेथड्स क्रिएट करते हैं और उनका नेम सेम रखते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आएगा। आपको उनकी रिटर्न टाइप या उसमें उसके नाम में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो सेम नाम के, बॉक्स बॉक्स और ये भी बॉक्स के। तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए करने के लिए दिस का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। आई थिंक अब आप लोग बात समझ गए होंगे कि दिस का कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक आपके पास एक मेथड का नेम ही होता है। बट जब भी आप लोग उसको दिस को लिखेंगे विदाउट पैरामीटर, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा है। और जब आप लोगों ने लिखा दिस कीवर्ड बाय यूजिंग वन पैरामीटर, इसका मतलब है कि जो दिस है ये क्या करेगा, आपके उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें एक पैरामीटर पास हुआ है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन द डिफरेंट मेथड जो कि सेम नाम से होते हैं। या
आगे हम लोग एक और लेक्चर देखेंगे, उसमें हम लोग जस्ट दिस कीवर्ड पे ही बात करेंगे। बट फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि जब भी हम लोगों ने किसी वेरिएबल्स जो कि सेम नेम के हों या डिफरेंट जो मेथड जो कि सेम नेम के उन उन दोनों तीनों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना हो तो हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखना चाहें तो हम लोग मेन मेथड में जाके इनको कॉल करेंगे, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपनी इस बॉक्स क्लास का। ठीक हो गया। यहाँ भी मैं कुछ आउटपुट ले रहे तो इसको मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। ये मेरी क्लास थी, ये इसकी बॉडी थी और इसमें पहला कंस्ट्रक्टर और उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर और उसके बाद तीसरा कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, इससे मुझे आउटपुट मिल रही है विदाउट पैरामीटर। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख लेता हूँ विद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कि ये है मेरा एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ विद टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अभी मुझे मेन में जाके क्या करना है कि इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना पड़ेगा। मुझे बारी बारी तीनों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर्स हैं और जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसके जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तीनों कंस्ट्रक्टर्स हैं तो तीनों ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। इसने यहाँ पे कुछ आउटपुट में शो नहीं किया हुआ, जस्ट ये मेंशन है सेकंड कंस्ट्रक्टर इज़ कॉलिंग द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, कि जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो कि पहला कंस्ट्रक्टर है। एंड थर्ड कंस्ट्रक्टर जो कि तीसरा कंस्ट्रक्टर है ये कॉल कर रहा है अपने सेकंड कंस्ट्रक्टर को। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अपने एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके किसी दूसरे या तीसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ और कैसे ये कॉल हो रहे हैं वो भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सेकंड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके अपने पहले वाले को कॉल कर रहे हैं और तीसरे वाले को यूज़ करके अपने दूसरे वाले को कॉल कर रहे हैं। मेन में आते हैं और यहाँ पे आके अपनी उस जो बॉक्स वाली क्लास थी, जो कि मेरी ये बॉक्स वाली क्लास है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ बॉक्स क्लास का नेम और ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम इज़ इक्वल टू बॉक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी कॉल होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप लोग एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर इसको मैं कंपाइल करना चाहूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए। मुझे आई थिंक जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी बॉक्स, और जब भी मैं इसे आउटपुट में शो करूँगा तो मुझे मिलेगा विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जब कंस्ट्रक्टर उसका क्रिएट हुआ तो वो जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ वो विदाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो विदाउट जो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था वो तो पहले वाला ही था, तो ये कॉल हो चुका। अब आप लोग अगर इन दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को और तीसरे वाले को कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि इस दूसरे वाले को यूज़ करके ना पहले वाले को कॉल करके देखते हैं। लेट्स सी। तो दूसरे वाले को जब कॉल करना पड़ेगा तो इसको यूज़ करके पहले वाले को कॉल कैसे किया जा सकता है। इसने तो यही कहा, इसने भी यही कहा है कि दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर रहा है पहले वाले कंस्ट्रक्टर को। ये कैसे, अच्छा, जब मैं दूसरे वाले को कॉल करूँगा तो इसका मतलब है कि मुझे जब कॉलिंग उसकी जब कॉल हो रहा होगा तो मुझे एक डबल टाइप की इनपुट देनी है। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जब इसे कॉल करूँगा तो मैं इसको एक इनपुट देता हूँ ये डबल टाइप की। इससे क्या होगा, कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये दूसरे वाला। लेट्स सी। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा जैसे मैं इसको कॉल करूँगा, जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ तो मैंने उस वहाँ पे एक इनपुट दी हुई है डबल टाइप की, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ये वाला कॉल होगा तो जो हमारा कंट्रोल होगा वो इसकी बॉडी में आएगा। और यहाँ पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस का कीवर्ड। ये दिस का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है,
ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो दिस का कीवर्ड है विदाउट पैरामीटराइज जो है दिस का कीवर्ड, ये कॉल कर रहा है इस पहले वाले कंस्ट्रक्टर को। तो हम लोग भी यही करना चाह रहे हैं कि दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके पहले वाले कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने कॉल करना था। तो हम लोगों ने मेन में जाके क्या किया, हम लोगों ने कॉल किया यहाँ पे दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर। तो ये दूसरे वाला जो कंस्ट्रक्टर है जैसे ही कॉल होगा, ये दिस का कीवर्ड भी चलेगा। जब दिस का कीवर्ड चलेगा तो ये कॉल करेगा पहले वाले को, और उसके बाद आउटपुट मिलेगी विद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो मुझे आउटपुट मिलने वाली है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जो कि पहले वाला चलेगा, और उसके बाद आउटपुट मिलेगी विद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। लेट्स सी, देखें, तो मुझे आउटपुट मिली पहले इस कंस्ट्रक्टर की जो कि है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और फिर मुझे आउटपुट मिली है इस दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर की जो कि विद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अब क्या किया है कि इस दूसरे वाले को यूज़ करके क्या आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्टर कंपाइल किया है वो दूसरे वाला किया है, बिकॉज जब भी दूसरे वाला कंपाइल होना था तो उसमें आप लोगों ने एक इनपुट देनी थी, तो आप लोगों ने एक इनपुट दी, और जैसे ही ये कंपाइल हुआ इसने क्या किया, दिस का कीवर्ड भी रीड किया, और जब दिस का कीवर्ड कंपाइल होगा, ये दिस का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जाकर उसको कॉल करेगा, और इसकी बॉडी में है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो कि मुझे आउटपुट में मिल चुके हैं। इसको कंपाइल करने के बाद इसकी बॉडी में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा जो कंट्रोल होगा वापस वहीं जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ तो उसके बाद ये, तो इससे मुझे मिलेगा विद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगर मैं तीसरे वाले को यूज़ करके दूसरे वाले को और पहले वाले को कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये करना पड़ेगा, तीसरे वाला कॉल करना पड़ेगा, और तीसरे वाले को कॉल करने के लिए उसमें मुझे दो इनपुट देनी पड़ेंगी। तो मैं पहली इनपुट देता हूँ डबल टाइप की, और दूसरी मेरी है स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड। तो मैंने करना क्या है, तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके अपने पहले वाले और दूसरे वाले को कॉल करना। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने मेन में जाके अपने तीसरे वाले को कॉल किया, मुझे कैसे पता चला कि मैंने तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, क्योंकि मैंने बॉक्स लिखा हुआ है जो कि कंस्ट्रक्टर का नेम है, और उसमें जो इनपुट दी है वो एक डबल टाइप की है, और दूसरी किस टाइप की है, दूसरी है स्ट्रिंग टाइप की। तो इससे क्या होगा, ये वाला कॉल होगा, जैसे ये वाला कॉल होगा तो इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस का कीवर्ड, और उसमें एक इनपुट है पैरामीटर, और ये जो इनपुट है ये एक डबल टाइप की इनपुट है। तो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, मेरे दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा, इस वाले को। अच्छा, जब इसे कॉल करेगा तो इसकी बॉडी में लिखा हुआ है दिस का कीवर्ड, तो ये दिस का कीवर्ड क्या कर रहा है, मेरे पहले वाले को कॉल कर रहा है, तो ये कॉल हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस तीसरे वाले को यूज़ करके अपने दूसरे वाले को, और उसके बाद दूसरे वाले को यूज़ करके मैंने पहले वाले को कॉल कर लिया। इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ तीसरे वाले को कॉल करना पड़ा, और ये दोनों कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो गए। दैट इज़ कॉल्ड व्हेन वी कॉलिंग ए कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग एन अदर कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हम लोग एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके अपने बाकी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, मुझे सबसे पहले आउटपुट मिलेगी इसकी, उसके बाद ये वाली आउटपुट आएगी, देन इसकी आउटपुट। लेट्स सी, लें जी, तो मुझे आउटपुट मिल चुकी है विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो कि मेरा पहले वाला था, उसके बाद वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, देन लास्ट वाला विद द टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आई थिंक बात समझ चुके होंगे कि मैंने क्या किया है, तीसरे वाले को कॉल किया था दो इनपुट दे के, और जैसे ही मेरा तीसरे वाला कॉल हुआ, ये वाला इसकी बॉडी में लिखा हुआ था दिस कीवर्ड विद वन पैरामीटर, और जो ये वैल्यू थी ये एक डबल टाइप की थी। इसका मतलब ये कॉल कर रहा है एक जो सिंगल इनपुट ले रहा है कंस्ट्रक्टर, तो ये लाइन कॉल करेगी इस कंस्ट्रक्टर को। जब यहाँ पहुँचेगा कंट्रोल तो इसकी बॉडी में है दिस कीवर्ड, ये दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो मुझे आउटपुट मिलेगी विदाउट पैरामीटर, ये मिली आउटपुट। उसके बाद यहाँ से कॉल हुआ था, तो उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ से कहाँ से आए थे, इस कंस्ट्रक्टर से, तो उसके बाद मुझे मिलेगा विद टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से हम लोग एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके बाकी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू ए मेथड।
अच्छा, हम लोगों ने ये कहा था कि जब भी हम लोग कोई मेथड या कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग उसमें अपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पास कर सकते हैं। बट हम लोग सी और सी प्लस प्लस में जो मेथड और फंक्शन बनाया करते थे उसमें हम लोग जो पास करते थे वो कोई ना कोई जो पैरामीटर होते थे वो ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि कोई ना कोई वेरिएबल होते थे, चाहे वो इंटीजर टाइप के हैं या फ्लोट टाइप के हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो मेथड होते हैं उसको ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। वो कैसे? कहता है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास टू ए मेथड, कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप क्लास का उसको आप किसी मेथड को पास कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक हो गया कि जो ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे ना वो बाय रेफरेंस होगा। वो कैसे? एग्जांपल है, एक उसने क्लास क्रिएट की, उसके दो डेटा मेंबर्स हैं, उसने एक फंक्शन लिया और करना क्या है? करना ये है कि मेथड क्रिएट करके उसको पास करना है ऑब्जेक्ट को। यानी कि यहाँ पे कोई सिंपल वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे जो कि इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या स्ट्रिंग टाइप का नहीं है। यहाँ पे जो इसको पैरामीटर पास करना है वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे क्या किया है कि एक फंक्शन लिया और उसमें उसने जो पैरामीटर पास किया हुआ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट obj1 इज़ पास्ड। यहाँ पे obj1 ठीक हो गया। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग एक जो मेथड होता है उसको एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे तो मुझे फिर ये बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसको भी मैं एक क्लास लेता हूँ और वही मेरे डेटा मेंबर्स। ठीक हो गया। और इसने क्या किया, एक सेट वैल्यूज़ के नाम से एक फंक्शन लिया। मैं भी एक फंक्शन मेथड डिक्लेयर करता हूँ और सेट वैल्यूज़ के नाम से, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया जो कि रेफरेंस टाइप का। बिकॉज जब भी हम लोगों ने मेथड में ऑब्जेक्ट पास करने हैं वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पास किया जाता है बाय रेफरेंस। तो बाय रेफरेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? अच्छा, लिखा हुआ बॉक्स एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स और एक्स एक वेरिएबल। अच्छा, ये तो एक वेरिएबल है कि जैसे ही मैं इसे कॉल करूँगा फंक्शन को ये मुझसे एक इनपुट लेगा। बट जो इनपुट आएगी ठीक है वो एक्स में कॉपी होगी। बट यहाँ पे जो एक्स है इसकी टाइप देखें ज़रा। अच्छा, बाकी अगर सपोज करें कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं उसे ये कहता हूँ कि जब भी मैं इसको इनपुट दूंगा वो इंटीजर टाइप होगी, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। ये बात ठीक है कि जब भी हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे सेट वैल्यू से, इसका मतलब ये है कि ये मुझसे एक इनपुट लेगा जो कि इंटीजर टाइप होगी। बट यहाँ पे उसने क्या किया है, बॉक्स को यूज़ किया। और बॉक्स क्या चीज़ है? मेरी क्लास का नेम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जावा के अंदर आप लोग मेथड को ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जब भी हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे जावा के अंदर उसमें आप लोग ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है। यहाँ पे अब क्या हुआ है, जब भी अब यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें तो x जो कि वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है? बॉक्स। तो बॉक्स क्या है? क्लास। अच्छा, याद रखिएगा जब भी हम लोग जावा के अंदर किसी क्लास को या क्लास के नेम को यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो जो वेरिएबल होगा वो एक सिंपल वेरिएबल नहीं बल्कि एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल कहलाता है। मैं बात रिपीट कर देता हूँ, यानी कि हमारे पास जब भी आप लोग जावा के अंदर क्लास के नेम को यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल सिंपल वेरिएबल नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल है वो हम लोगों ने पास कर दिया है अपने एक मेथड को या फंक्शन को। बिकॉज यहाँ पे जो x है वो क्लास के नेम को यूज़ करके बनाया गया या इसको डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे जो x है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल है। यानी कि हम लोगों ने अब क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पास किया है अपने एक मेथड को। तो हम लोग हमारी मीन्स की जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि जब भी मैं सेट वैल्यूज़ वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये मुझसे एक इनपुट लेगा। बट वो जो इनपुट होगी ना वो किस टाइप की होगी? वो ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो क्लास के नेम से किया है ताकि मैं इस वेरिएबल को कह सकूँ कि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल है।
ठीक हो गया। और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको जो कि रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसको मैं यूज़ करके हाइट और कलर को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक्स डॉट कलर इज़ इक्वल टू सपोज करेंगे रेड, और उसके बाद एक्स डॉट जो उसने वेरिएबल यूज़ किया हाइट इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ 3.5 लेट्स सपोज। तो इस तरीके से जैसे ये कॉल होगा फंक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करके हम लोगों ने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। तो मेन में पहुंचते हैं और फिर इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। लेकिन जब फंक्शन हमेशा कॉल होते हैं जो कि नॉन स्टैटिक टाइप के हों, तो नॉन स्टैटिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, उसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बॉक्स, और ओबीजे मैं कहता हूँ क्लास मेरे मेथड का नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम है, इज़ इक्वल टू बॉक्स। तो ये मैंने क्या किया, उस बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि मुझे इसके नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा डॉट सेट वैल्यूज़। तो जैसे ही मैंने सेट वैल्यूज़ को कॉल किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ चुका है, ओबीजे। अब ओबीजे क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग इसलिए हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से हम लोग जावा के अंदर एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। मैं इसको लाइन को दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस बिकॉज आप लोगों ने उसके जो क्लास का फंक्शन था उसको कॉल करना है, और जो फंक्शन है उसमें जो आपने इनपुट देनी है वो कोई रेफरेंस टाइप होनी चाहिए। और रेफरेंस टाइप का ये मतलब होता है कि जो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। ओबीजे डॉट सेट वैल्यूज़, और वो ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि आपने इसमें जो वैल्यू थी वो बॉक्स एक्स है। जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो ऑटोमेटिकली पास हो चुका है। अब इससे क्या होना है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, और मैंने इसे कहा भी ये था कि जब भी मैं कॉल करूँगा मैं इसको क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो ऑब्जेक्ट टाइप था, यानी कि रेफरेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल था। तो यहाँ पे मेन में आके जैसे ही कॉल करूँगा तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा। इससे अब क्या होगा, जब ये कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट पास हुआ, और मैंने कहा भी ये था कि ऑब्जेक्ट पास होगा तो ये कॉल होगा, और इस तरीके से इसमें दोनों वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो अगर आप इसको आउटपुट में शो करना चाहते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एक्स डॉट, अगर मैं एक्स डॉट कलर को यूज़ करके करूँ तो यहाँ पे वो मुझे कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो तो इस फंक्शन में पड़ी हुई हैं। तो मैंने फंक्शन तो कॉल कर लिया, बल्कि मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, एक ऑब्जेक्ट पास किया। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सपोज करें ओबीजे। बात समझ गए आप लोग, अब कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे तो एक्स को यूज़ किया गया था, बट इसमें तो वैल्यू असाइन हो चुकी थी। बट यहाँ पे जो पास किया गया है वहाँ पे एक्स नहीं है, बल्कि ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पे जो एक्स डॉट कलर इज़ इक्वल टू रेड और एक्स डॉट हाइट थी उसकी वैल्यू आ जाएंगी ओबीजे के अंदर, ओबीजे डॉट कलर, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे भी ओबीजे जो कि ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट है हाइट। इससे मुझे कलर मिलेगा रेड और हाइट मिलेगी 3.5। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं कि मेरे पास आउटपुट आ चुकी है रेड और 3.5 जो कि यहाँ पड़ी हुई है। इस तरीके से आप लोग किसी भी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेफरेंस टाइप होगा। इसलिए जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा वो इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या स्ट्रिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। आपने बताना है कि जब भी आप लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो एक इनपुट लेगा मुझसे वो एक रेफरेंस टाइप होगा। रेफरेंस टाइप मीन्स कि वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल किया है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि जैसे ये कॉल होगा ये मुझसे एक इनपुट लेगा, बल्कि वो एक रेफरेंस टाइप इनपुट होगी। ठीक हो गया। होप सो कि आप लोग ये चीज़ भी समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोग एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, एक मेथड को। इस पर मज़ीद भी हम लोग वर्किंग करेंगे। अच्छा, द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट
कि एक जो लाइफ टाइम होगी ऑब्जेक्ट की, कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कब तक रहता है, जो मींस के आपकी मेमोरी है। तो लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट्स व्हेन वेरिएबल एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। कि जो लाइफ टाइम होती है ऑब्जेक्ट की वो स्टार्ट कब होती है, जैसे ही आप लोग एक वेरिएबल को एसोसिएट करते हैं टू एन ऑब्जेक्ट, जब वो क्रिएट होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जब आप लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका जो वेरिएबल होता है उसको यूज़ करते हैं, तो जब भी ऑब्जेक्ट के जगह आप लोग उसके वेरिएबल को एसोसिएट कर देंगे, मिला देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ टाइम होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और एंड कब होगी, एंड्स व्हेन एसोसिएटेड वेरिएबल, कि जो आपने ऑब्जेक्ट की जगह अपना एक एसोसिएट किया था वेरिएबल, एंड कब होगा, वेरिएबल गोज़ आउट ऑफ स्कोप। कि वो जो वेरिएबल आप लोगों ने एसोसिएट किया था ऑब्जेक्ट की जगह, जब उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा तब आपका वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो लाइफ टाइम होगी वो एंड हो जाएगी। एग्जांपल देखें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनते हैं हमेशा मेन मेथड में आके बनते हैं, तो इसने क्या किया है, अपनी एक बॉक्स क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1। यहाँ पे उसने क्या किया है कि एसोसिएट किया है एक वेरिएबल विद द obj1, और उसके बाद ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, obj1 डॉट सेट वैल्यू, सेम उसने मेथड जो है वो कॉल किया हुआ है। ठीक हो गया। तो जस्ट एग्जांपल लिए कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो स्टार्ट उसकी लाइफ टाइम कब होती है और एंड कब होती है। तो इस लाइन पे क्या हो रहा है, बॉक्स ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, कि जो बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट हुआ, उसके बाद एसोसिएटेड विद द obj1, और फिर वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको आपने एसोसिएट किया एक वेरिएबल obj1 के नाम से। यानी कि आपके पास जो बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना है वो obj1 के नाम से बना है। उसके बाद इस लाइन पे लाइफ टाइम स्टार्ट्स हियर, इस ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम स्टार्ट हो चुकी है। इस लाइन पे क्या हुआ, obj1 डॉट सेट वैल्यूज ने कॉल किया ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपने एक मेथड को, और जो ये ब्रेसिस है करली ब्रैकेट, ये है मेन मेथड की और ये है क्लास। तो जैसे ही हमारा जो कंट्रोल होगा वो इस मेन क्लास से बाहर आएगा, यानी कि मेन मेथड से बाहर आएगा, तो क्या होगा, obj1 गोज़ आउट ऑफ स्कोप हेयर। इस मेन मेथड के बाहर जाके आप लोग अपने इस obj1 को एक्सेस नहीं कर सकते, इसका स्कोप सिर्फ इस मेन मेथड तक ही है। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो हमेशा मेन मेथड में ही जाके बनते हैं, आप लोग मेन मेथड के अलावा आउटसाइड द मेन मेथड इस अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स हियर, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम होती है वो इस मेन मेथड से बाहर आके ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। एंड देन obj1 इज इक्वल टू नल अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो स्टैटिकली लाइफ टाइम एंड, अगर आप लोग ये लाइन लिख भी दें तो भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी लाइफ टाइम एंड हो जाएगी। गार्बेज कलेक्टर, अब गार्बेज कलेक्टर क्या है यहाँ पे, कि जैसे कि हम लोगों ने कहा था गार्बेज कलेक्शन जो होती है वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग, हमारे पास जो अनयूजेबल होते हैं ऑब्जेक्ट उसको वो मेमोरी से डिलीट करता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो मेमोरी होती है वो वेस्ट नहीं होती। एग्जांपल है छोटी एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट दैट इंक्रीमेंटली बिल्ड्स अ स्ट्रिंग हैप्पी। एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें उसने हैप्पी को आउटपुट में शो किया हुआ है, और 3 से 4 स्टेप्स हैं जो हम लोग परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 पे है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग h। अब ये लाइन इस लाइन का क्या मतलब है कि जो s एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग h। अगर ये लाइन आप लोग गौर से पढ़ें तो हम लोगों ने ये लाइन यूज़ की थी जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी हम लोगों ने क्या किया है, जो s है वो हम लोगों ने एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसकी वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग h। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी एक तरीका होता है कि जब भी आप लोगों ने किसी वेरिएबल को आप लोगों ने डिक्लेयर करना होता है वो तो अलग से तरीका है, बट आप लोग जो वेरिएबल होता है उसको आप लोग उसका डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसको आप लोग एज ए ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, अब ये जो हमारे पास s है वो एक रेफरेंस टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और इसमें स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी हुई है h।
सेकंड स्टेप जब परफॉर्म होगा यानी कि ये कोडिंग में लिखा जाएगा, जब सेकंड स्टेप होगा तो s प्लस इज इक्वल टू डबल कोट में a है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का था इसलिए इसमें डबल कोट में नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि जब भी s में एक का इंक्रीमेंट हो तो उसमें क्या आ जाए a, यानी कि स्टार्टिंग h और उसके बाद एक का एडिशन हो तो उसके बाद h के बाद a आ जाए। नेक्स्ट है s प्लस इज इक्वल टू p, यानी कि a के बाद p, उसके बाद दोबारा से p है एंड पे y, यानी कि जब भी स्टार्टिंग में h हो तो जब भी ये सेकंड स्टेप परफॉर्म होगा तो एक का इंक्रीमेंट हो जब s के अंदर तो h के बाद a, उसके बाद p, उसके बाद दोबारा से b और फिर y। सामने कमेंट्स दिए गए हैं कि s की स्टार्टिंग वैल्यू h है और उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास लाइन होगी कोडिंग की इसमें इसकी वैल्यू हो चुकी होगी एच ए, दैन एच ए पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी। अच्छा, जब ये चीज़ परफॉर्म होगी मेमोरी में क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो मेमोरी में सबसे पहले ये चीज़ बनेगी, यानी कि एस इनिशियलाइज, यानी कि जो एस है वो रेफ़र कर रहा होगा एच को। मैंने बात की है कि एस जो है वो रेफ़र कर रहा है एच को। रेफ़र का मैं नाम यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है या एस डिक्लेयर हुआ है वो एज ए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रेफ़र कर रहे होते हैं किसी वैल्यू को, तो यहाँ पे जो एस है वो रेफ़र कर रहा है एच को। सेकंड स्टेप जब ये लाइन परफॉर्म होगी तो इसमें क्या होना है कि एस के अंदर एक का इंक्रीमेंट करके उसके साथ अटैच करना है हम लोगों ने ए को। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था, जब सेकंड स्टेप ये परफॉर्म होगा ए वाला, तो अब जो एस होगा वो किसको रेफ़र कर रहा होगा, एस जो है वो एच ए को रेफ़र कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, अनरेफरेंस्ड एलोकेटेड मेमोरी, इसका मतलब है कि इस स्टेप में अब एच जो है उसको कोई भी चीज़ रेफ़र नहीं कर रही, ये अनरेफरेंस्ड एलोकेटेड मेमोरी है ये वाली पूरी, ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेप जब परफॉर्म होगा तो इसमें ऐड करना है पी को, और जब ये पी ऐड होगा तो एच ए, तीसरे स्टेप में जो एस होगा वो किसको रेफ़र कर रहा होगा, एच ए पी को। इसका मतलब है कि एच और ए को कोई भी रेफ़र नहीं कर रहा। अब एस किसको रेफ़र कर रहा है तीसरे स्टेप पे, एच ए पी को। अप टू सो ऑन चौथे स्टेप पे ये रेफ़र कर रहा होगा एच ए डबल पी को, और उसके बाद इन तीनों मेमोरी को कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑब्जेक्ट रेफ़र नहीं कर रहा बिकॉज इस स्टेप पे एस रेफरेंस कर रहा है, रेफ़र कर रहा है एच ए डबल पी को। नंबर 5 पे है ये, जब ये स्टेप परफॉर्म हो तो एस किसको रेफ़र कर रही है, एच ए डबल पी वाई हैप्पी को, और उसके बाद इन चारों मेमोरी को कोई भी रेफ़र नहीं कर रहा, ये अनरेफरेंस्ड एलोकेटेड मेमोरीज़ हैं, ठीक हो गया। तो इसीलिए जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो इन अनरेफरेंस्ड एलोकेटेड मेमोरी को साथ साथ डिलीट करता रहता है बिकॉज एस किसको रेफ़र कर रहा है, एच ए डबल पी वाई को, इसलिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो गार्बेज कलेक्टर होगा वो इन अनरेफरेंस्ड मेमोरी एलोकेशन को ऑटोमेटिकली यहाँ से मेमोरी में से डिलीट करता रहेगा ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो। विद द क्रिएशन ऑफ ईच न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, के जैसे ही न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता रहेगा, प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर नो लॉन्गर एक्सेसिबल, जो पहले हम लोगों ने ये बनाए थे ये एक्सेसिबल नहीं होंगे, इसलिए लिखा हुआ है मेमोरीज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स। जो मेमोरी होती है वो एलोकेट हो जाती है ऑब्जेक्ट्स को, जो कि नए ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स आर इन एक्सेसिबल, बट ये जो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हम लोगों ने एस को यूज़ किया था, ये पहले वाले को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट स्टेज पे यानी कि लास्ट स्टेप पे जो एस होगा वो रेफ़र कर रहा होगा एच ए डबल पी वाई हैप्पी को। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है कि लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमिन्ड, जो लाइफ टाइम होती है ऑब्जेक्ट की उसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय वेदर एनी वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम स्टिल रेफरेंस इट, कि जब भी हमारा कोई वेरिएबल जो होगा अगर वो किसी न किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो लाइफ टाइम जो है उसकी जो ऑब्जेक्ट की है वो अभी स्टार्ट हुई है, और अगर वो जो वेरिएबल है एनीवेयर इन द प्रोग्राम किसी चीज़ को रेफ़र नहीं कर रहा तो उस ऑब्जेक्ट की जो कि वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम एंड हो चुकी है। अच्छा, अनरेफरेंस स्पेस कॉजेज़, कि जो अनरेफरेंस स्पेस होती है अगर वो ऐसे ही पड़ी रहे उससे क्या होगा, लो मेमोरी एक तो हमारी लो हो जाएगी, यानी कि जो हमारे यूज़ में नहीं है, ठीक हो, जो रेफ़र किसी को नहीं कर रहे अगर वो स्पेस फिर भी भरी भरी है तो इससे क्या होगा, लो मेमोरी हो जाएगी, डी ग्रेड द प्रोग्राम परफॉर्मेंस, और हमारी जो परफॉर्मेंस होगी प्रोग्राम की वो भी डी ग्रेड होगी। देन उसके बाद गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ठीक हो गया। गार्बेज जो कलेक्शन होता है प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग द डेड ऑब्जेक्ट्स,
कि जो ऑब्जेक्ट इनका यूज़ नहीं है उसको हम लोगों ने डिस्पोज कर देना होता है अपनी मेमोरी में से। इस प्रोसेस को नाम देते हैं गार्बेज कलेक्शन का। और उसके बाद है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? कलेक्ट्स, जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो कलेक्ट करता है और फ्री करता है अनरेफरेंस्ड मेमोरी को ऑटोमेटिकली। यानी कि जो गार्बेज कलेक्शन होगा वो एक प्रोसेस होता है, और जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो क्या करता है, बेसिकली कलेक्ट कर रहा होता है और फ्री अनरेफरेंस्ड मेमोरी ऑटोमेटिकली, और उसके बाद अनरेफरेंस्ड जो मेमोरी होती है उसको वहाँ से फ्री कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है। पैकेजेस क्या होते हैं और उसके बाद क्लासेस का हम लोग एक न्यू वीडियो बना लेंगे। आई थिंक अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इस पे मैं एक डिटेल आपको वीडियो बना कर दिखा दूंगा किस तरीके से हम लोग पैकेजेस और क्लासेस का भी यूज़ करते हैं। बट फ़िलहाल आप लोग इसी गार्बेज कलेक्टर तक ही इस चीज़ को रखें। तो होप्स कि आप लोगों को इसकी जो आउटलाइन में चीज़ें थी या जो हम लोगों ने कवर की हैं चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप कमेंट्स करके उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। उसके बाद हम लोग पैकेज और क्लासेस पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लासेस पे और ऑब्जेक्ट पे, उस पे पैकेजेस और क्लासेस पे। तो वो हम लोग इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।